जय श्री कृष्ण। अ, आज अपन हस्तरेखा का एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको पर्वतों के बारे में बताऊंगा कि कैसे पर्वतों को देखा जाए। इन्हें इंग्लिश में माउंट्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सामान्य बात ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ज्योतिष या और किसी उससे संबंधित ब्रांच से कुछ सीखना चाहें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। यदि आप में बहुत अच्छी लगन है, आपकी उम्र छोटी है, और आपकी याददाश्त अच्छी है, आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, तो आप ज्योतिष सब्जेक्ट को चूज करें। यदि आप में तर्क बहुत अच्छा हो कि आप पहचान सकें कि क्या चीज़ कैसी है, और उसके साथ थोड़ी बहुत आपकी याददाश्त भी अच्छी हो, तो आप हस्तरेखा विषय को अपना सकते हैं। आ, बाकी इसके अलावा अंक ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, फेंगशुई है, ये थोड़े कम अध्ययन में प्रैक्टिस के साथ साथ निखार आ जाता है इसमें, और आप इससे शुरुआत अपनी कर सकते हैं। आ, पर ये भी देखना जरूरी है, इसको अपन गुप्त विद्या कहते हैं इस ज्योतिष को। ये इसलिए नहीं कि ये पीढ़ियों से चलती आ रही थी लोगों के परिवार में। इसकी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। इनके कई लोग अध्ययन भी करते हैं, अध्यापन भी करते हैं। इसको गुप्त विद्या इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर कुछ लोग ही हैं जो इसको समझ सके और इसको आगे बता सकते हैं कि अगले का भविष्य कैसा है। तो आपको एक अच्छे पहले तो ज्योतिषी से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको कौन सी विद्या सीखनी है। दूसरा, क्या आप उस विद्या से धनार्जन करना चाहते हैं, या आप उस विद्या से ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, या आप रिटायर हो गए, आपके पास समय है, तो आप उसके उस समय का आप पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। या कोई ऑफिस खोल के आप अपने को कोई काम में या एक्स्ट्रा काम में आप डालना चाहते हैं, तो पहले आप खुद एक सलाह लीजिए अच्छे ज्योतिषी से जो ये जानता हो कि क्या चीज़ देखनी चाहिए और आपको क्या चीज़ सूट करेगी। आ, आज अपन हस्तरेखा के अंदर बात करते हैं। ये एक ऐसा हस्तरेखा शास्त्र, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बहुत कम लोगों ने बात करी है। ज्यादातर लोग बाग जनपत्री और इनकी बातें करते हैं, और इसको बिल्कुल एक खिचड़ी जैसा बना दिया। न तो ज्ञान पूरा देते हैं, न कोई आपको समझाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। एक सामान्य जो किताबों में चीजें लिखी होती है, वो आपके सामने परोस दी जाती हैं और आप को वही सच लगने लग जाती है। ज्योतिष एक बहुत गहन विषय है। इसको ऐसा नहीं होता जैसे कि आप आज आपने शुरू किया और आपने साल भर बाद में इसको देखना शुरू कर दिया लोगों का। ये ऐसे विषय नहीं है। इसके लिए कम से कम 5 से 7 साल 10 साल देने पड़ते हैं, तब आपको वो चीज़ दिखाई देने लगती है, उसकी समझ आने लगती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको पिछले मैंने जो मेरे एपिसोड्स गए उसमें ये बताया था कि अलग अलग प्रकार के हाथ कैसे होते हैं। तो जैसे अगर अपन सामान्य श्रेणी का हाथ लें, या अपन वर्गाकार हाथ लें, या नुकीला या अधिक नुकीला हाथ लें। अगर मैं एक बात करूं इसमें मस्तक रेखा की, तो वो मस्तक रेखा उस हाथ का जो प्रकार है उसके हिसाब से कैसी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि एक सामान्य हाथ है और उसमें जो मस्तक रेखा है वो बहुत अधिक लंबी है, जितनी कि एक वर्गाकार हाथ या नुकीले हाथ की होती है। तो वो आदमी अपनी जो अपनी जो जाति है, जिस घर परिवार से वो आया है, जिस पैसे वाले घर से आया है, कितना उनके पास पैसा था, उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। ये इस तरीके से होता है कि जैसे अपने को ये तो पता हो कि कल जो है वो दौड़ लग रही है, लेकिन ये नहीं पता हो कि वो शुरू कहाँ से हो रही है। अंत सबको पता है कि फलाना जगह जाके ये अंत हो जाएगी, लेकिन आप कहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक जरा सी बात थी जो मैं कहना चाहता था।
इंटरनेट पे मैंने कई लोगों को देखा बताते हुए, जो आधे अधूरे ज्ञान से वो बताते हैं कि ये रेखा ऐसी होगी, इस तरीके से त्रिकोण बन गया, इस तरीके से ये लाइन इधर चली गई। अगर आप इस तरीके से आप सीखेंगे तो आपको हर हाथ में वो रेखा मिल जाएगी और आप कहेंगे कि हमारा हाथ तो अच्छा है। एक मनुष्य जो है सामान्य तौर पर ये जब अपना हाथ देखता है या अपनों का हाथ देखता है तो उसे अच्छी बातें ज़्यादा दिखाई देती हैं और वो बुरी बातों को मानता नहीं, वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है। अ, तो आज अपन जो माउंट्स हैं, पर्वत हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अ, आप स्क्रीन पर देखें। आपको मैंने एक चित्र दिया है जिसमें एक हाथ का स्केच है। अ, अपन यदि सबसे छोटी उंगली के निचले पोर से एक सीधी रेखा जो पहली उंगली है उसके पोर तक खींचेंगे तो ये रेखा अपने को हृदय रेखा कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार से इसके नीचे जहाँ से अपनी जो जीवन रेखा है वो जब शुरू हो रही है तो उसको बिल्कुल उसी के बराबर दूसरे एंड तक हाथ के ले जाना है। इससे अपने हाथ के अंदर तीन अपन ने भाग कर दिए। अ, इसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो अपने जीवन रेखा का जो सर्कल है उस पूरे सर्कल को बनाएंगे, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो बताता है कि ये आपका एक पर्वत है, एक ग्रह का एक ये क्षेत्र है। और इसके दूसरी तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चंद्रमा का क्षेत्र कहलाता है। जो मध्य में आपको ये वाला पर्वत दिखाई दे रहा है इससे अपन राहु का क्षेत्र कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसको अपन केतु का क्षेत्र कहते हैं। मंगल के दो क्षेत्र माने गए हैं। एक तो ये जो प्रथम उंगली के नीचे जो क्षेत्र मैं अंकित कर रहा हूँ इसे अपन मंगल का पॉजिटिव क्षेत्र कहते हैं। और ये जो दूसरा क्षेत्र है जो छोटी उंगली के नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इसे अपन मंगल का नेगेटिव क्षेत्र कहते हैं या मंगल का दूसरा क्षेत्र कहते हैं। पॉजिटिव क्षेत्र अपने को शारीरिक क्षमता कितनी है, अपने शरीर में ताकत कितनी है, बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत है, अपन लोगों से कैसे पेश आते हैं, अपनी आवाज़ कैसी है, अपना को कॉन्फिडेंस कितना है, ये सारी चीज़ें ये मंगल का पहला क्षेत्र बताता है। दूसरा क्षेत्र ये बताता है कि अपन जब जीवन जी रहे तो उसमें जब अपन पैदा होते हैं तो अपने को कुछ भी पता नहीं होता सिवाय ये कि अपन वहाँ नहीं है जहाँ पे अपन पहले थे 9 महीने तक। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो माता पिता, रिश्तेदारों से, आसपास के जो पर्यावरण है उससे, अपने दोस्तों से, टीचर्स से, इनसे सबसे जब संपर्क में आते हैं तो अपनी जिंदगी बदलने लगती है। कुछ संस्कार माँ बाप देते हैं, कुछ अपने शिक्षक देते हैं, कुछ अपने दोस्तों से अपने को प्राप्त होते हैं, कुछ समाज से अपने को प्राप्त होते हैं, कुछ अपनी जाति जो होती है उससे भी प्राप्त होते हैं। और अपन कैसे बने ये अपने को मंगल का ये दूसरा क्षेत्र जो मैं दिखा रहा हूँ इससे पता चलता है। ये जो पहली उंगली के नीचे जहाँ पे मैंने ये अपना कर्सर रखा हुआ है, यहाँ इस क्षेत्र को अपन कहते हैं गुरु का पर्वत। इसी प्रकार दूसरी उंगली के नीचे जो क्षेत्र दिखा रहे हैं इसे अपन कहते हैं शनि का पर्वत। तीसरी उंगली के नीचे जो क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं सूर्य का पर्वत। और चौथी उंगली के नीचे जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है उसे अपन कहते हैं बुध का पर्वत। ये जीवन रेखा के और मंग के नीचे जो एक छोटा सा एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंगल का पॉजिटिव क्षेत्र है। और इसके नीचे जो पूरी जीवन रेखा के अंदर जो बड़ा अपने को पाम का हिस्सा है वो दिखाई देता है, इसको अपन कहते हैं शुक्र का क्षेत्र। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसे अपन कहते हैं चंद्रमा का क्षेत्र। और बीच में जो नीचे की तरफ जो क्षेत्र आ रहा है यह है केतु का। ये सारे क्षेत्रों की बात होगी। अब आप एक सामान्य नियम है कि क्षेत्र तो सभी के पास होंगे। अपन कई बार लोग कहते हैं ये दबा हुआ हो, ये उभरा हुआ हो, ये ऐसा हो, ये वैसा हो। तो आप कैसे देखेंगे कि कैसा है? इसके लिए एक बहुत अच्छा नियम है। या तो आप हाथ पे थोड़ा सा पाउडर डालें और पाउडर डाल के अपनी उंगली से जो भी सामने जाता हो जिसका आप देख रहे हैं
उसको उस पाउडर को फैलाएं, तो आपको बहुत बारीक जाल सा दिखाई देगा अपने हाथ पे, रेखाओं का, जिसको अपन कई बार कहते हैं कि ये हमारा फिंगरप्रिंट है या हमारा ये प्रिंट है। तो ऐसा प्रिंट जब अपने को दिखाई देगा, तो हर पर्वत के सेंटर में अपने को एक पॉइंट दिखाई देगा। ये लगभग सेंटर में हो तो अपन इसको कहते हैं कि ये अपने उच्चतम डिग्री के ऊपर अच्छे जगह पे ये बैठा हुआ है ग्रह। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, या यूं कहें कि ऐसा कभी नहीं होता। जब गुरु के पर्वत की अपन जैसे उदाहरण की बात करें, तो इसका जो सेंटर है ये कई बार गुरु से बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, कई बार ये शनि की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, कई बार ये ऊपर दिखाई देता है, कई बार नीचे दिखाई देता है। तो इससे अपने को लेफ्ट और राइट से अपन जब जाते हैं, तो अपने को ये पता पड़ता है कि गुरु कितने डिग्री पे बैठा है। तो उससे अपन गुरु की डिग्री को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। जितना ये सेंटर में होगा उतना ही शक्तिशाली ग्रह होगा, अपनी दशा महादशा अंतरदशा में वो उतने ही अच्छे परिणाम देगा। शनि को, मंगल को, इनको अपन क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन अगर इनकी पोजीशन अच्छी है, अगर ये अच्छी जगह बैठे हैं, इनका सेंटर एकदम सही है, एक्यूरेट है, हाथ थोड़े से ललाई भरे हुए हैं या थोड़े से गुलाबी हैं, नाखून एकदम एक सही है, तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। अ, एक और तरीका है, अपन को क्या करना है कि ये जो भी मैं पर्वत दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये चंद्रमा का पर्वत लिया। इस चंद्रमा के पर्वत को आप बराबर 3 भागों में बांटें। इसी तरीके से बाकी सारे पर्वतों को भी अपन बांट सकते हैं। तो इन 3 भागों में बांटने के बाद में इसके 3 फैलेंज हो गए, 3 इसके पोर हो गए। जो ऊपर वाला है उसको अपन ऊपर वाला पोर कहते हैं, नीचे वाले को मध्य और निचले को निचला पोर कहते हैं। तो जहाँ अपना उभार ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि बीच वाले क्षेत्र पे अपना उभार ज़्यादा आ रहा है, तो अपने पे उस चंद्रमा के बीच वाले क्षेत्र के उभार के ज़्यादा गुण आएंगे। यानी कि अपन लोग बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे, बिजनेस माइंड होगा, बहुत अच्छी बात करेंगे, लोग अपने से खूब अट्रैक्ट होंगे, अपने लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेसर जो रीज़न है, या अपन हिंदी में उसको निचला हिस्सा जो कह रहे हैं चंद्रमा का, जैसा अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोगों के को बहुत जल्दी दूसरों से आकर्षण होता है, और दूसरे भी बहुत जल्दी इनसे आकर्षित हो जाते हैं। ये भी बिजनेस के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या बड़े बिजनेसमैन जो कि ऑफिसेज वगैरह में चलाते हैं, जिनके कई कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा योग है। यदि इसमें से कोई रेखा निकल के और शुक्र पर्वत पे जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को पानी से भय होता है और डूबने का खतरा होता है। इस रेखा को रति रेखा कहते हैं, जिसको अपन बाद में भी मैं इसकी मैं बात करूंगा। आज अपन सिर्फ पर्वतों की बात कर रहे हैं। अलग अलग हाथों में, मैंने शुरुआत में बताया था, अलग अलग प्रकार के परिणाम होते हैं। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसका ऊपर का क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है, जो कि तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे शुरू होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने सोच से, अपने समाज से, अपने घर से एक ऊंची सोच रखने वाले होते हैं। मध्यम जो अच्छा होता है, ऐसे लोग बाग जो शादी ब्याह होते हैं, वो अपने ही जाति में करना पसंद करते हैं, अपने से नीचे स्तर की जाति जिन जो वो लोग समझते हैं, उनके साथ में संबंध बनाना पसंद नहीं करते। अगर निचला अच्छा हिस्सा है, तो ऐसे लोग भगवान में ज़्यादा रुचि रखते हैं। बाकी रेखाओं की गणना से अपन इसको और अच्छी बेहतर तरीके से समझेंगे। इसी तरीके से शनि का अपन पर्वत देखेंगे। यदि शनि का अच्छा क्षेत्र है, उभरा हुआ है, और आदमी जिस जो जातक है जिसके ये क्षेत्र बहुत अच्छा हो, अगर वो मेहनती है, तो कोई भी दुनिया में कितना भी उसका दुश्मन खड़ा हो जाए, उसे उसका परिणाम जरूर मिलता है। और वो आदमी धीरे धीरे लेकिन दुनिया में हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है।
तीसरी उंगली के नीचे का जो पोल, जिसको अनामिका कहते हैं, इसे अपन सूर्य की क्षेत्र कहते हैं। सूर्य का क्षेत्र भी अगर उभरा हुआ है, ये सेंटर में है, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के नेत्र बहुत अच्छे होते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अपन बाद में बताएंगे, लेकिन सामान्य तौर पे ये अच्छा माना जाता है। ऐसे में पिता का सुख मिलता है, नेत्र की ज्योति अच्छी रहती है, समाज में इज्जत रहती है, सरकारी विभाग का, सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त होता है। यदि बुद्धि का अच्छा हो तो ऐसे आदमी चतुर होते हैं, शून्य से बिजनेस को शुरू करके और करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। देश विदेश की यात्राएं करते हैं, उनकी सोच बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। वो नए नियम बनाते हैं और उन पे अमल करते हैं, और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं कि वो भी सच और झूठ में अंतर कर सकें, और समाज में जो बुराइयां हैं उसको भी वो ठीक कर सकें। इसी तरीके से अपन बाकी ग्रहों के भी अपन परिणामों के बारे में बात कर सकते हैं। धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे और मैं मुख्य रेखाओं को, छोटी रेखाओं को, चिन्हों को बात करूंगा, तो आपको और स्पष्ट होता चला जाएगा।